वेलकम बैक। अब बिग मार्केट वॉइसेस में बात करते हैं किन सेक्टर्स और स्टॉक्स पर आपकी इस समय नज़र होनी चाहिए। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ के पीएमएस फंड मैनेजर अमित गुप्ता जुड़ गए हैं हमारे साथ। अमित, गुड आफ्टरनून। शुरुआत करते हैं लार्ज बैंक्स के साथ। क्या हो रहा है इन बैंकों में जो अच्छे नंबर्स के बावजूद ये स्टॉक्स चल ही नहीं रहे हैं? हम देख रहे थे एक साल से एसबीआई ने नेगेटिव रिटर्न्स दिए हैं, आईसीआईसीआई बैंक वहीं का वहीं पड़ा है, एचडीएफसी बैंक ने नेगेटिव रिटर्न्स दिए हैं, कोटक महिंद्रा बैंक ने नेगेटिव रिटर्न्स दिए हैं। एक सिर्फ इंडसइंड बैंक को छोड़ दें और कुछ हद तक एक्सिस बैंक, तो बाकी सब ने नेगेटिव रिटर्न्स दिए हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? तो अनुज देखिए, जो सबसे पहले प्रीवियसली जब बैंक्स में रैली आई थी, राइट, तो बैंक्स में रैली इस वजह से आई थी कि क्रेडिट ग्रोथ का पिकअप होने की एक्सपेक्टेशंस थी। और उसके साथ जब इंटरेस्ट रेट्स भी बढ़ रहे थे तो डेफिनेटली वो पॉजिटिव था बैंक्स के लिए, क्योंकि लैंडिंग रेट्स आप पहले बढ़ाते हैं। तो वो फेज मार्केट ने देखा है स्टॉक्स के साथ। लेकिन उसके बाद अगर आप पिछले 2 क्वार्टर से देखिए तो ये बात हो रही थी कि कहीं ना कहीं लैंडिंग रेट्स शायद अब आगे नहीं बढ़ पाए। इनफैक्ट जो लास्ट फेड रेट का हाइक हुआ था उसके बाद भी लैंडिंग रेट्स नहीं बढ़े थे इंडिया में, क्योंकि इंडियन मार्केट्स में बॉन्ड यील्ड्स काफी सबड्यूड थी। अगर आप यूएस बॉन्ड यील्ड से कंपेयर करो, यूएस बॉन्ड यील्ड तो 3.3% से 7.5% तक चला गया था, बट हमारा बॉन्ड यील्ड तो 7.6% था मई 2022 में, और अभी भी 7.3 के आसपास है। तो बैंक्स ने उस समय रैली लिया क्योंकि डायरेक्टली आपका जो एनआईएम्स हैं वो एक्सपेंड हो रहे थे। लेकिन अभी सिनेरियो ये है कि क्रेडिट ग्रोथ तो पिकअप होगा, वो तो हमको डेफिनेटली लगता है, क्योंकि आप जितना इंडस्ट्रियलाइजेशन पे पुश कर रही है गवर्नमेंट, तो वहां पर जो क्रेडिट ग्रोथ है वो आने वाले समय में आएगा। जैसे जैसे प्राइवेट कैपेक्स बढ़ेगा वहां पर आपकी लैंडिंग ग्रोथ होगी। आज कॉर्पोरेट की जो बुक है, जो लैंडिंग बुक है, वो 6% से ही ग्रो कर रही है। वो अभी 17-18% नहीं आई है, जो रिटेल अनसिक्योर्ड लोन्स वगैरह पहुंच गए थे, जिसके ऊपर थोड़ा वार्निंग भी रिसेंटली आरबीआई ने दिया था। तो मेरे ख्याल से जो बैंक्स का एनआईएम्स का एक्सपेंशन रुक गया है वो एक रीजन है कि बैंक्स के अंदर एक कंसोलिडेशन फेज चल रहा है। आज आप देखिए तो सारे बैंक्स के अंदर जो फंड रेजिंग है वो बहुत जरूरी है, क्योंकि अल्टीमेटली यही क्रेडिट ग्रोथ का इग्निशन का काम करने वाला है। तो आई थिंक एक बार वो इस फेज से बाहर आएंगे उसके बाद आपको बैंक्स में रैली मिलेगी। और अभी रिस्क वेट्स भी बढ़ाने पड़ रहे हैं, 25% से रिस्क वेट्स कंज्यूमर लेंडिंग में बढ़े हैं। तो वो इस कंसोलिडेशन को और थोड़ा प्रोलॉन्ग कर रहा है। और साथ में बैंकिंग जो है वो हैवी वेट है। अगर आप इंडेक्स में देखें तो इंडेक्स उतना कंपाउंडिंग करता हुआ दिख नहीं रहा है, क्योंकि एसएनपी वगैरह के अंदर उतने बड़े पुलबैक्स नहीं है। तो इसलिए आई थिंक या तो आप मिड कैप कैटेगरी में आइए। आपने साउथ इंडियन बैंक देखा, इट वॉज परफॉर्मिंग गुड। वी हैव सीन की एक ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है उस बैंक के अंदर। और ऐसे ऐसे स्टॉक्स के अंदर आई थिंक कुछ परफॉर्मेंस आने वाले समय में और आ सकती है। बिल्कुल। तो ये हो गई बात बैंकों की। अब आते हैं एक दूसरे बड़े सेक्टर पर जहां पर बहुत शानदार मूव्स रहे हैं, आईटी। क्या ये अभी भी लीड करेगा मार्केट को? और अगर हाँ तो अमित, आपके प्रेफर्ड पिक्स क्या होंगी इस स्पेस में, लार्ज कैप या मिड कैप्स, दोनों इंक्लूडेड? तो मिड कैप आईटी में फोकस ज्यादा है मनोज, क्योंकि लार्ज कैप्स के अंदर अभी भी हमें ऐसा लगता है कि अगर आप देखिए ग्रोथ के एंगल से तो फाइनेंशियल ईयर 24 के अंदर तो कोई ग्रोथ नहीं आती हुई दिख रही है। इनफैक्ट डाउनग्रेड कर दिए गए, नेगेटिव ग्रोथ तक की भी बात आ गई थी। और जो बड़ी डील्स हो रही हैं, क्योंकि एक ही सेविंग फैक्टर है कि बड़ी डील्स तो हो रही हैं, राइट, बट वो डील्स को हम देख रहे हैं कि जो एग्जीक्यूशन है वो नहीं हो रहा है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं जो क्लाइंट्स हैं वो पोस्टपोन कर रहे हैं यूएस के अंदर इन डील्स को। इस वजह से जो लार्ज कैप आईटी का जो ग्रोथ है, क्योंकि बेस बहुत बड़ा है, जो ग्रोथ है वो कहीं ना कहीं मिसिंग है। आई थिंक जब तक वो सस्टेनेबल नहीं होना चालू करेगा इन स्टॉक्स में, ट्रेडिंग बाउंस तो आएंगे। इंटरेस्ट रेट्स जब लगेगा टॉप आउट से हो रहे हैं तब ट्रेडिंग बाउंस आएंगे, बट वो जो एक्चुअल ग्रोथ है आई थिंक वो आने में थोड़ा समय लगेगा। मिड कैप आईटी बेटर है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर ट्रेडिंग बाउंस लार्ज कैप्स में आते हैं तो मिड कैप्स आपको ज्यादा परफॉर्मेंस थोड़ा दे सकता है। कोफोर्ज आई थिंक अच्छा है, हमारे पोर्टफोलियो का पार्ट है। 28% ट्रेवल इंडस्ट्री को केटर करता है, और आप जानते हैं कि ट्रेवल इंडस्ट्री आज की डेट में बहुत अच्छा कर रही है, क्योंकि लोग आफ्टर पेंडेमिक जो मूवमेंट स्टार्ट हुआ है, आई थिंक दैट्स रियली गुड। और इसका ये बेनिफिशियरी है स्टॉक। आई थिंक आने वाले समय में ये अच्छा करेगा और इसके अंदर रूम है उस ग्रोथ का। अमित जी नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ दिल्ली स्टूडियो से। फार्मा, अप्रैल में जब ये पूरी की पूरी जर्नी स्टार्ट हुई थी बाजार की, ये इंडेक्स भी उसी वक्त शूट अप हुआ। 11,400 का इंडेक्स आज 16,000 की ट्रैजेक्टरी में खड़ा है। अभी आप क्या कर रहे हैं फार्मा में? क्या अवॉइड कर रहे हैं, क्या बाय कर रहे हैं, और किस चीज़ को अभी भी राइट कर रहे हैं? आपके मुताबिक
फार्मा का ये रनअप बहुत कम समय अवधि में बहुत ज़्यादा हो चुका है, आपका व्यू फार्मा पे इस वक्त? तो देखिए वीरेंद्र, अगर आप फार्मा को देखिए तो प्रॉब्लम कहाँ थी? प्रॉब्लम यहाँ थी कि बहुत ज्यादा इंस्पेक्शन नहीं हो रहे थे कोविड के टाइम पर, और उसके बाद हमने देखा कि कुछ लिमिटेड ड्रग्स मार्केट में थे और जो अप्रूव थे, और उसी के अंदर ज्यादा ज्यादा पार्टिसिपेशन लोगों का रहा। तो जब आप एक ही प्रोडक्ट में बहुत ज्यादा पार्टिसिपेंट्स आएंगे तो सप्लाई बढ़ता है, सप्लाई बढ़ता है तो कॉस्ट कम होता है, और वो प्राइस इरोजन यूएस मार्केट में देखने को मिला। उसके बाद एक दो क्वार्टर वेट किया मार्केट ने कि शायद वो प्राइस इरोजन रुक जाए, बट हमने देखा कि वो नहीं रुका। अब सिनेरियो ये है, आपने देखा कि यूएस का टीम भी इंडिया में था एंड दे वर टॉकिंग अबाउट कि करीब 100 ड्रग हैं जिसके अंदर शॉर्टेज हो गई है यूएस में। तो जब शॉर्टेज हो गई है ड्रग्स की, तो इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं अब फार्मा को दोबारा पिकअप करना चाहिए। और उसके बाद अभी वर्क फ्रॉम होम ज्यादा नहीं है, तो जो डिजीजेस बाई चांस उतना नहीं स्प्रेड हो रही थी, अभी वो भी होंगी क्योंकि लोग बाहर निकलेंगे, संक्रमण पॉल्यूशन वगैरह का उसमें जाते हैं, तो एक्यूट और क्रोनिक बोथ काइंड ऑफ डिजीजेस आर कमिंग अप। तो हमने अजंता फार्मा में पोजीशन ली है। अजंता फार्मा एक्चुअली इज इन मिड कैप कैटेगरी में बहुत अच्छा मार्जिन वाला कंपनी है, और अगर आप देखिए तो वो क्रोनिक के अंदर आता है। क्रोनिक जो डायबिटीज और ब्लड प्रेशर ये सब चीजें इसमें आता है, इसमें मार्जिन अच्छे होते हैं देन एक्यूट। और जो जेनरिक है, आई थिंक ब्रांडेड जेनरिक्स में ये स्टॉक है ब्रॉडली, और इंडियन मार्केट्स में भी इसका 35% का एक्सपोजर है, और साथ में एशियन मार्केट्स में 20% का एक्सपोजर है, यानी कि 55% ये इधर है, तो विच इज गुड। अदरवाइज अगर आप ज्यादा यूएस फोकस होते हैं तो भी प्रॉब्लम होता है। तो आई थिंक ओवरऑल ये स्टॉक मेरे ख्याल से अच्छा पोजीशनड है इस फार्मा रैली में प्ले आउट करने के लिए। ओके, अजंता फार्मा, एक बार चार्ट लेके आइएगा अमित जी की इस कॉल पर। इट्स 1930, याद रखिएगा, ये भी इस वक्त अपने करियर की हाईएस्ट ट्रिजेक्टरी में ट्रेड कर रहा है। बहुत अच्छा रनअप इसने भी दिया है। अच्छा अमित जी, 2-3 बड़े अच्छे फ्लेवर से रहे थे मिड कैप्स में, क्योंकि अभी तक मुझे आपको सुन के लग रहा है कि आप मिड कैप्स में ज़्यादा कंफर्टेबल हैं। चाहे आपने बैंक पे जो टिप्पणी करी, जो आपने आईटी पे टिप्पणी करी, मिड कैप में रेलवे की प्रेजेंस बहुत स्ट्रांग है। मिड कैप की कुछ कैपिटल गुड कंपनियां, कंस्ट्रक्शन कंपनियां, इंफ्रा कंपनियां, मिड कैप का आपका पूरा का पूरा डिफेंस। इसमें से आपकी कुछ जो चुनिंदा स्टॉक्स है वो बताइए जो पिक किया आपने पीएमएस पे आपने। सो आई थिंक देखिए, अगर आप रेलवे से लिंक करें या डिफेंस से लिंक करें तो BEML मेरे ख्याल से एक कंपनी है जो काफी समय से कंसोलिडेशन मोड में था। बीच में हमने देखा था कि प्राइवेटाइजेशन में भी इस कंपनी का नाम आ रहा था। हमारे लिहाज से ये कंपनी बहुत अच्छा पिकअप कर सकती है। आने वाले समय में नंबर्स अच्छे आने वाले हैं, और मशीनरी और हैवी मशीनरी, इन सब के अंदर ये आता है, तो ये स्टॉक अच्छा पिकअप कर सकता है। और साथ में अभी तक हम क्या देख रहे थे कि देखिए, अगर मैं रेलवे की बात करूं तो जो कंपनीज लाइक RVNL, राइट, तो उनके अंदर FPO भी आया था, क्योंकि गवर्नमेंट, अभी आप देखिए कुछ कंपनीज में FPO अनाउंस कर रहा है बिकॉज गवर्नमेंट को भी पैसा रेस करना है, और 8 से 10% डिस्काउंट पर ये FPOs आते हैं। आपने RVNL में देखा, पावर में सतलज के अंदर आता हुआ देखा, ये स्टॉक गिरे, बट उसके बाद धीरे धीरे ये स्टॉक्स वापस रिकवर हो रहे हैं। तो ये जो अपॉर्चुनिटी बन रही है जब FPO आते हैं, आई थिंक आपको इन हाई ग्रोथ स्टॉक्स में वो अपॉर्चुनिटी लेनी चाहिए, और उसी के अंदर आई थिंक ये सेगमेंट है तैयार हो रहे हैं, चाहे रेलवे का हो और चाहे वो डिफेंस की कैटेगरी हो। तो आई थिंक ये स्टॉक है हमारे रडार पे, और आने वाले समय में मेरे ख्याल से अच्छी ग्रोथ एक्सपेक्टेड है इनके अंदर। कोई और स्पेसेस या कोई और इंटरेस्टिंग स्टॉक आइडियाज जो आपकी टीम ने आपने आइडेंटिफाई किए रिसेंटली? तो मेरे ख्याल से अभी आप देखिए, तो हम पावर की हम पहले बात कर रहे थे, राइट। तो पावर के अंदर अगर आप NHPC देखें, अभी तक कोई खास बहुत बड़ा रनअप NHPC में नहीं है, बट मेरे ख्याल से आने वाले समय में जिस तरह की कैपेसिटी आती हुई दिख रही है, लाइफ टाइम में 7 गीगावाट की कैपेसिटी थी, अभी आप देखिए तो विद इन 3 इयर्स 7 गीगावाट की फर्दर कैपेसिटी इस स्टॉक के अंदर आ रही है, और टोटल 15 गीगावाट की कैपेसिटी की बात कर रहे हैं। तो जब हम लोग नॉन फॉसिल फ्यूल की बात करते हैं तो उसके अंदर हाइड्रो आता है, और आज जब पावर की डिमांड मार्केट में करीब 8 से 9% कंपाउंडिंग हो रही है, और पहले ये 2 से 3% की कंपाउंडिंग थी, आज ऑलमोस्ट 9% की हो रही है। पीक पावर डिमांड जो पहले 220 गीगावाट के पास था, आज वो 240 को क्रॉस कर दिया। तो यानी कि जब आप ज्यादा मेक इन इंडिया की तरफ जाते हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ जाते हैं, यू नीड मोर पावर, राइट। आज विलेजेस में भी पावर ज्यादा आ गई है, ज्यादा कवरेज हो गया है, तो उसको कैसे भी यूज किया जाए। तो गवर्नमेंट का जो फोकस है वो आज थर्मल कैपेसिटी एक्सपेंशन की तरफ भी है,
और रिन्यूएबल की तरफ भी है। लेकिन साथ में जो हाइड्रो एज ए कैटेगरी थी, आई थिंक उसके अंदर जिसने कैपेसिटी बढ़ा ली है और जल्दी कमीशन करने वाला है, वो उसका बड़ा बेनिफिशियरी हो सकता है। तो एनएचपीसी इज वन ऑफ देम। एनएचपीसी इज वन ऑफ देम। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पर कोई व्यू है क्या आपका? काफी समय के बाद एक अच्छी बाइंग आज हमने देखी है, मतलब 3-4 दिन से देखी है इनफैक्ट। तो अनुज देखिए, पहले ये एक्सपेक्टेशन था कि इलेक्शन से पहले शायद पेट्रोल और डीजल प्राइसेस में कट आपको देखने को मिल सकता है। क्रूड उस समय बहुत फेवरेबल नहीं दिख रहा था, जब बीच में हमने देखा कि वॉर के बाद क्रूड के अंदर बाउंस आया। तो मेरे ख्याल से इस तरीके के ट्रेडिंग बाउंस हैं, एक्सपेक्टेशंस पर भी हैं, एंड बिकॉज क्रूड ऑयल प्राइसेस आल्सो हैव कम डाउन। तो अगर कट नहीं भी होता है तो भी एटलीस्ट जो मार्केटिंग मार्जिन इनके श्रिंक हो गए थे वो ये रिकवर कर सकते हैं। तो आई थिंक वो एक ट्रेडिंग प्ले डेफिनेटली है, बट ये स्टॉक्स हमने अपने पोर्टफोलियोज में नहीं लिए हैं। मेरे ख्याल से जहां रेगुलेटरी सिनेरियो कम है वहां पर आप आइए, और जहां डिमांड सिनेरियो बहुत ज्यादा है, आज आप देखिए तो डिमांड सिनेरियो पावर स्पेस में बहुत ज्यादा है। तो आई थिंक अगर आप पीएसयूज में एंटर होना चाहते हैं तो उस पर्टिकुलर स्पेस में आपको ज्यादा अल्फा देखने को मिलेगा। ओके,